हूँ प्रदीप वर्मा देसी मेंटर यूट्यूब लाइव चैनल से। और आज हमारे बीच हैं इस टांडा अम्बेडकर नगर धरती से और इस पहलवानों की धरती जो कि अलनपुर और अमीनपुर है। यहाँ से एक शख्स हमारे बीच हैं जो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करके और नीट में इतना अच्छा नंबर लाए हैं। आइए हम उनसे जानते हैं इस सफलता का राज क्या है। जी, अपना परिचय बताएं। मैं सलमान बेग आस मोहम्मद का बेटा अलनपुर अमीनपुर टांडा का निवासी रहता हूँ यहाँ पे। और मतलब जी, आप यहाँ रहते यहाँ निवासी हैं, लेकिन हाँ, आप अपनी पढ़ाई कहाँ रह कर की है? महाराष्ट्र मुंबई में मैंने अपना पूरा 11th 12th तक पढ़ाई की है और नीट का फॉर्म भी वहीं से भरा था और वहीं से मैंने पेपर भी दिया अच्छा, आप 10th किस स्कूल से किए थे? था। एंटोनियो डिसूजा हाई स्कूल, अच्छा, 12th कहाँ से किया था? आर्या गुरुकुल इंटरनेशनल कॉलेज। अच्छा, तो ये आप जो फाउंडेशन तैयारी किए थे क्या? फाउंडेशन बैच स्टार्टिंग आपने किया होगा ना? हाँ, स्टार्ट किया था। तो किस ईयर से आप, यानी कि आफ्टर 10th आपने फाउंडेशन तैयारी करना शुरू कर दिया था? हाँ, आफ्टर 10th 11th से हमने स्टार्ट कर दिया था 11 अच्छा, 12। आपकी जो है ये 12th में क्या-क्या सब्जेक्ट रहे हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, आईटी और इंग्लिश। अच्छा, आप बायोलॉजी के साथ मैथ भी पढ़ाई किए हैं? हाँ। बड़ी अच्छी बात है। यहाँ लोग या तो मैथ साइड पढ़ते हैं या तो बायोलॉजी साइड पढ़ते हैं, इन्होंने दोनों सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर किया था। जी। तो आप ये बताएँ कि अपनी पढ़ाई जो है, पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि कोई बच्चा अगर क्वालीफाई करता है, हर कोई पूछता है एक आवानी भैया कितना घंटे पढ़ते थे? तो मैं आपसे जानना चाहूँगा आप कितना घंटा पढ़ाई करते तो थे? ऑन एन एवरेज 12 13 14 ऐसे आवर्स होते थे। मतलब कभी कभार चेंज हो जाता था, वो दिन पे भी डिपेंड करता है, कुछ काम आ गया ऐसा वैसा, बट ऑन एन एवरेज 12 13 ऐसे होते थे। हाँ, 12 13 तो घंटे। इस पढ़ाई करने की जो आपकी रणनीति रही है, स्ट्रेटजी क्या रही? कैसे क्या टेक्निक्स अपनाते थे पढ़ाई करने में? तो मतलब जैसे अगर हम नीट का स्पेसिफिक पढ़ाई देखें तो उसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स को फिज़िक्स हार्ड पड़ता है। तो फिज़िक्स में मेरा भी ज़्यादा टाइम फिज़िक्स में ही लगा था। और फिर उसके बाद केमिस्ट्री और बायोलॉजी। स्टार्टिंग में बायोलॉजी थोड़ा प्रॉब्लम होता था, बट फिर विद टाइम वो आदत हो गई, तो फिर वो चीज़ें याद होने लगी और वो समझ में आ गया ऐसे पढ़ना है, वो रिविज़न कैसे। सर आप बताएँ इनके बारे में? ये हमारा भतीजा है सलमान बेग। एक्चुअली ये महाराष्ट्र में शुरू से पैदा हुआ, वही पढ़ाई किया बेसिक से लेके अभी तक। पहले ही साल में आपकी इनका एक आध महीना पहले इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट आया है 85%। और अभी जो नीट का आया है 671, उसमें इनका नंबर आया है। हम लोग को बड़ी खुशी बड़ी उल्लास है इनकी एक कामयाबी देख के। हम लोग के हिसाब से अभी हम लोग ये अगर इन्हें हम टाइम देते और अगले उसका, तो ये था कि ये टॉप कर देते। लेकिन इतना ही हम लोग के लिए हमारे गांव में अभी तक का ये रिकॉर्ड है कि अभी कोई भी बच्चा, खास करके ये नीट में अभी इतना नंबर नहीं ला पाया है। हाँ, इतना अच्छा कोई रैंक नहीं लाया होगा। रैंक नहीं लाया। और सबसे बड़ी बात है कि फर्स्ट अटेम्प्ट, अभी इसकी 17 साल उम्र है, इसलिए इनके पास अभी पर्याप्त टाइम है। ये आगे बढ़िया बढ़िया स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं अपने हिसाब से। अभी तो पहले वो एमबीबीएस करेंगे, उसके बाद एमडी करने के बाद या एमएस करने के बाद हम लोग देखेंगे इनका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। एमसीएच वगैरह करेंगे कि डीएम करेंगे, और उससे हम लोग के गांव का एक बहुत बड़ा वो होगा। हम, हाँ, बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। और आगे हम लोग तो इस तरह वो करेंगे, कम से कम 10 साल 12 साल में इनकी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद हम लोग फ्री इलाज देंगे। हम लोग एक अपना वो किए हैं कि हम लोग अभी भी हॉस्पिटल चलाते हैं। हम लोग सबसे सस्ता इस पूरे ज़िला में 13-14 हज़ार रुपये में पूरा सर्जरी का पैकेज कराते हैं। अगर ये हमारे घर का बच्चा उसमें आ जाएगा तो हम लोग फ्री में कर सकते हैं। इतना हम लोग अपने आपका सर कौन सा अस्पताल ये चल रहा है, ये शिफा कहाँ पे? हॉस्पिटल इल्तिफातगंज में हम लोग ये 3 साल से संचालित है इसमें। और हम लोग अपने इलाज के लिए और मरीज की परिस्थिति के हिसाब से हम लोग कितना फ्री में ऑपरेशन करवाते हैं। जो बहुत परेशान होते हैं, जो वो रहते हैं, तो हम लोग उनका फ्री में ऑपरेशन करवाते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं। और हम लोग का जो ऑपरेशन वगैरह के चार्ज होते हैं कम से कम होता है, जो वही खर्चा आता है वही हम लोग उनसे चार्ज करते हैं। और अगर फ्यूचर में हम लोग के घर में इस तरह के डॉक्टर होते हैं तो जी। हम लोग को तो बड़ा उससे वो मिलेगा, और हमारे गांव वाले समाज वाले को भी बड़ा फायदा उससे मिलेगा हम लोग से। सर आप बताएं इस एग्जाम में इतना अच्छा रैंक लाए, इसके बारे में क्या कहना चाहते हमारे तो नाते हैं हैं? जी। और हम लोगों ने इनके पीछे मेहनत किया है, तो उससे बड़ी खुशी हमको है। और आगे चल के हम इनके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। इंशाल्लाह जो भी होगा इनके लिए अच्छा हम करेंगे। अच्छा सर, आपकी पहचान क्या रही है इस अम्बेडकर नगर? पहचान है, मैं
डबल जिला कैसरी फैज़ाबाद का 88-89 में जिला टॉप हुआ हूँ, फिरोज पहलवान। हाँ सर, आप बताएं इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इतनी अच्छी सफलता मिली है, इसके बारे में आपके क्या कहना है? बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे अमीनपुर का लड़का सलमान 672 नंबर लाया है और आगे चल के पूरे हिंदुस्तान में अपना नाम रोशन करेगा। हम लोग बहुत खुश हैं और बहुत अल्लाह पाक की शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे गांव, हमारे मुल्क की और ज़्यादा तरक्की हो। यही पहले हमारा तो आप कहना। अपना परिचय दे दीजिए। हम नबी अहमद बेग वेलफेयर स्पोर्ट्स सोसाइटी अध्यक्ष अलनपुर अखाड़ा चलवाते हैं और हम लोग अखाड़ा से जुड़े हुए हैं, पहलवानी से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये हमारा जो भतीजा है, बहुत खुशी हो रही है कि 17 साल की उम्र में पूरे 672 नंबर लाया है। ये बहुत हम लोग के खुशी की बात है और ये पूरे ग्राम सभा में नंबर 1 आया है। नंबर 1 आया है और उम्मीद करते हैं और भी लड़के निकलेंगे, IAS IPS भी बनेंगे, ये हम उम्मीद करते हैं अपने अमीनपुर से और अलनपुर से। यही हमारा कहना। कि आप डॉक्टर बनने का ख्याल कब आया? आपने कब सोचा कि हमें डॉक्टर बनना है? जैसे डॉक्टर तो मुझे बनना था, काफ़ी छोटी एज से ये था कि मुझे डॉक्टर बनना है। आई गेस 10-11 साल उम्र रही होगी मेरी जब डिसाइड हुआ था कि डॉक्टर बनना है। अच्छा, आपके घर में डॉक्टरी भी है ना? हाँ, हमारे जो चाचा है वो डॉक्टर है, मतलब हमारा हॉस्पिटल है यहाँ पे, पूरा शेफा हॉस्पिटल नाम है, तो उससे भी देख के थोड़ा इंस्पिरेशन रहता है कि घर में भी डॉक्टर है और कि हमको भी करना है, कुछ अच्छा करना है लोगों के लिए भी, और काफ़ी हेल्प मिलती है लोगों को भी, और काफ़ी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है एज अ डॉक्टर, मतलब काफ़ी रिस्पेक्ट होती है। ये बताएं कि आप अपने समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आपका समाज जो है क्या उम्मीद करते हैं कि आपको देखकर भी और लड़के आगे बढ़ेंगे, और किस तरह बढ़ना चाहिए अपने मतलब समाज को क्या संदेश दें कि ताकि वो लड़के और पढ़ाई करें, आगे बढ़ें? क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसे अब क्या एजुकेशन, करना चाहते हैं? जैसे एजुकेशन तो अब इम्पोर्टेंट हो ही गया, मतलब वो एकदम नेसेसरी हो गया, एकदम नीड है वो। तो एजुकेशन तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि जैसे डेवलपमेंट हो रहा है तो वैसे ही प्रॉब्लम्स भी थोड़ा बढ़ रही है, जैसे नेगेटिविटी काफ़ी फैल रही है वो। तो जैसे अब एजुकेटेड कंट्री होगी तो थोड़ा वो चीज़ को हम टैकल इजीली कर सकते हैं, या थोड़ा कोई समस्या हाँ आएगी, थोड़ा कोई भी जो सामाजिक बुराई है, और ऐसा बिल्कुल 100% सही है। अगर एजुकेशन अगर जिस समाज में रहेगा तो उस समाज में बुराइयां कम होगी, वो समाज अपने आप अपने डेवलपमेंट करेगा, और क्या कमी है वो एजुकेशन से दूर हो सकता है। उसके साथ क्या अच्छा हो रहा क्या बुरा उसको ज्ञान होगा। कोई गुमराह नहीं कर सकता, कोई वर्गला नहीं सकता है। और तो और कोई किसी को जो है जैसे होता है ना कि गाँव में तमाम लोग एक दूसरे के अपने अपने काम पे फोकस, दूसरे के चक्कर में पड़े रहते हैं। एजुकेशन होगा तो सर अपने अपने बारे में लोग सोचेंगे। हाँ, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है अब तो, एजुकेशन भी नीड है, जैसे डेवलपमेंट तो काफ़ी अच्छा हो रहा है, और हमको पढ़ना ही चाहिए एज अ कंट्री को भी डेवलप, कंट्री भी हमारी डेवलपिंग है तो नहीं, यूथ आप आपका जो है इस सफलता का राज क्या रहा है, और इन्होंने कितनी कड़ी मेहनत की, और कितने घंटे पढ़ाई, पहला क्वेश्चन थी कितने घंटे पढ़ाई करते थे, इनकी क्या स्टडी थी, इनसे हम जो है इस बात को जानते हैं। जी बताएं। तो मतलब 11th से हमने पढ़ना स्टार्ट किया था नीट के लिए, और 11th में तो इतना ज़्यादा नहीं था, बट फिर मिड ऑफ 11th में अच्छा से मतलब पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, और फिज़िक्स करना ज़्यादा टाइम, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, और अब फिर और ये क्लास टेस्ट वगैरह जो वीकली टेस्ट होता था कि मंथली टेस्ट होता था? हमारा मतलब 21 डेज़ पे टेस्ट होता था, और उसके बाद फिर थोड़ा जैसे हम 11th के एंडिंग में तो फोर्टनाइट टेस्ट होता, मतलब 2 वीक्स पे टेस्ट होता था। उसमें भी प्रिपरेशन, मतलब उसमें 11th-12th दोनों कहा जाता था, अगर 12th में हम हैं तो, और 11th में तो फिर पीछे का भी थोड़ा वो लोग मिक्स करके पूछते थे, जो पहले पढ़ाई हो चुकी है या जैसे थोड़ा टाइम हो गया जो पढ़ के, वो भी पूछते थे वो। अच्छा, आप हमको बताइए कि जैसे पढ़ाई तो सब करते हैं, है ना? लेकिन ऐसी क्या टेक्निक थी कि जो सबसे अलग थी? क्योंकि पढ़ाई तो सब करते हैं, उसमें क्या ऐसा अलग था कि जो इतना अच्छा रैंक लाने में जो आपका काफ़ी जो है सपोर्ट किया? तो जैसे स्टार्टिंग में तो मेरे को भी प्रॉब्लम्स आती थी कि ये पार्ट थोड़ा टफ है या ये प्रॉब्लम हो रही, बट धीरे धीरे वो चीज़ें मतलब देखा कि ये पार्ट मतलब थोड़ा हमको नहीं आ रहा है, या प्रैक्टिस इसमें कम है, इसको ऐसे पढ़ना है कि इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, इसमें थोड़ा कम। तो वो चीज़ें से फिगर आउट किया, और मतलब जैसे फिजिक्स में कुछ है स्पेसिफिक न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है, और ज़्यादा करना होता है, और अलग अलग टाइप के करना होता है। जैसे अगर सेम करेंगे तो फिर उसका कुछ मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि
वहाँ पेपर में तुमको क्या पता क्या आने वाला है, अलग हर क्वेश्चन एक दूसरे से अलग होते, तो उसमें ज़्यादा वैरायटीज़ के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और बायोलॉजी में रिवीजन एनसीईआरटी जो है वो मेन होता है, तो उसमें काफ़ी बार रिवीजन किए थे। तो और केमिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, जैसे फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। तो फिजिकल में तो सेम फिजिक्स की तरह ही होता है, तो उसका फॉर्मूला शीट वगैरह बनाए थे और वो रिवाइज करते थे। और इनऑर्गेनिक स्पेसिफिक हमारे जो टीचर्स थे उनके नोट्स थे वो पढ़ते थे, और ऑर्गेनिक भी टीचर्स के जो नोट थे वो पढ़ते थे, और उसके बाद एनसीईआरटी भी पढ़ते थे, क्योंकि क्वेश्चन उसमें से भी आते हैं। जैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं स्टेटमेंट वाले, वो अक्सर एनसीईआरटी की लाइन ही होती है, तो वो पढ़ते थे एनसीईआरटी, इसीलिए। अच्छा, आप लर्निंग में क्या क्या टेक्निक अपनाते थे? क्या आप जैसे कोई चीज़ पढ़कर रिकॉल भी करते थे और लिख कर भी आप अक्सर लोग पढ़ाई करते हैं तो सिर्फ रटते हैं, तो आपने लिख कर भी प्रैक्टिस किया है क्या? हाँ, जो फिज़िक्स के फ़ॉर्मूलाज़ होते थे और फिज़िकल केमिस्ट्री, वो अक्सर मैंने लिख के ही प्रैक्टिस किया, क्योंकि वो ऐसे मतलब बैठ के रिकॉल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और बाकी बायोलॉजी में रिकॉल किया है ऐसे बैठ के, कि जैसे बुक बंद करके सोच रहे कि ये था, ये चैप्टर में ये था, ये पार्ट था, वैसा किया। और बाकी फिज़िक्स के फ़ॉर्मूला और फिज़िकल केमिस्ट्री वो लिख के ही प्रैक्टिस होता है। अपने बारे में अपना परिचय दीजिए, अपना कुछ बताइए अपने बारे में। मैं फिरोज़ पहलवान, अनंतपुर डबल जिला टाइगर। मैं बॉम्बे में रहता हूँ। ये मेरा नाती है, मेरी लड़की का बड़ा लड़का है। इसकी पढ़ाई के पीछे हम लोग का बड़ा हाथ है। इसके लिए हम लोग कोशिश भी करते हैं, और अच्छी पढ़ाई करेगा, MBBS बनेगा, फिर उसके बाद MS बनेगा, और आगे जो भी होगा बच्चे करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि हमारे गांव के लोग पढ़ाई भी करें और पहलवानी भी करें, तंदुरुस्त रहें। दोनों ये हर कोशिश रहेगी कि सब लोग कुछ मतलब तंदुरुस्ती के साथ में रहें। अगर स्वास्थ्य सही रहेगा तभी जो है आपका शिक्षा भी सही रहेगा। स्वास्थ्य एवं शिक्षा पे जरूर आप जो है आपकी समाज ध्यान दे, ये आप कहना चाहते हैं। बिल्कुल सही। हमारा छोटा भाई है असहाब पहलवान, रुस्तम हिंद है, उसके बारे में सब लोग जानते हैं। और यही चाहूँगा कि जितने बच्चे हैं आलनपुर, अमीनपुर या पूरा हमारा जिला, सब पढ़ाई करें, पहलवानी करें, और कोशिश करें कि आपस में सब मिलजुल के रहें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान दें। और बारे में कुछ बताएं। मैं नबी अहमद बेग अमीनपुर का रहने वाला हूँ, और ये दुआ करते हैं कि इन लोग और आगे बढ़ें। लेकिन इन सब पूरे गांव वाले से एक गुजारिश है कि एक अच्छी कॉलेज अनंतपुर में कायम करें लोग सब मिल के, और हम लोग उस पर मेहनत भी करेंगे, और जितने बच्चे हैं पढ़ लिख के इंशाअल्लाह गांव की तरक्की और देश का नाम रोशन करें। यही हम कहना चाहते हैं भाई। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत बात शुक्रिया। हमारे यहाँ आए बच्चे का इंटरव्यू लिए, उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं वर्मा जी। जी थैंक यू वेरी मच। कुछ कहना चाहते हैं और? हम अपने गांव वाले को, जैसे आलनपुर, अमीनपुर के लोग को से खास कर ये अपील करना चाहते हैं। हमारे गांव में बच्चे हैं, पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं बाहर नीट की, और बहुत लोग सिविल की भी बहुत बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो अपने हम गांव के लोगों को ये अपनी तरफ से एक अपील करना चाहेंगे कि अपने खान पान में कमी कर लें, लेकिन बच्चों की तालीम, उनकी तरबियत में कमी ना करें, क्योंकि यही समाज को उज्जवल भविष्य दिखाएगा और इनके माँ बाप का नाम रोशन करेगा, और इससे गांव का, ज़िले का विकास होगा, और इनका सामाजिक बुराई भी खत्म होगा। सामाजिक बुराई भी खत्म होगी। आजकल देखो बहुत सारी बुराइयां फैली हुई है। हमारे यहाँ से यहाँ से लेके बिलासपुर तक, इधर बीच में सोनारा, गोहनिया, चितोइया, बिलासपुर, उधर भी तालीमी स्तर बहुत लो है। वहाँ बहुत सारी सामाजिक बुराइयाँ। हम लोग उनसे भी यही अपील करना चाहेंगे कि अपने बच्चे को पढ़ाएं। पढ़ाई से लोग की तकदीर और तस्वीर बदल जाती है। अगर आपके एक मोहल्ले में एक बच्चा पढ़ा लिखा है, तो उससे पूरा मोहल्ला क्या, पूरे गांव, पूरे समाज को उससे फ़ायदा होगा। अगर एक डॉक्टर हो जाएगा या कोई सिविल होगा, IAS IPS वगैरह हो गया, तो उससे पूरे समाज का फ़ायदा होता, पूरे ज़िला का एक वो होता है कि नहीं हमारे यहाँ का ये वो लड़का। तो हम यही वो अपील करना चाहेंगे, सर्व समाज से। हाँ, सर्व समाज से यही अपील करना चाहेंगे कि अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि वो पढ़े। और बाकी और सबका हमारी तरफ से, जो बच्चे तैयारी करें सबको हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं कि अब की नहीं आ पाए तो अगली टर्म में वो नीट में या सिविल में
अपना अच्छा प्रदर्शन करें। हम लोग की तरफ से यही वो है। बाकी अंत में हम यही कहना चाहेंगे अपने भतीजे को, यही हम लोग वो अपनी तरफ से शुभकामना देना चाहेंगे कि बड़ा से बड़े डॉक्टर बने, रहम दिल बने, लोग की तकलीफ समझे। आज के ज़माने में देखो पैसे बहुत लोग कमाते हैं, लेकिन वो चीज़ें नहीं वो कर पाते। आज के ज़माने में बिजनेस जैसा माहौल है डॉक्टरी का। प्रोफेशन जो है हाँ, ये डॉक्टर को एक भगवान कहा जाता है, तो इस गरिमा को जो है बनाए रखें तो हमारे समाज इसका अच्छा मैसेज जी जाएगा। जी, हम यही वो करेंगे, क्योंकि हम लोग खुद कहते तो हमारे ही खानदान का हमारा भतीजा, हम इससे पूरी उम्मीद रखेंगे ये भी इसी तरह वो रहेगा कि समाज में लोग की जो पैसे की अहमियत हाँ कम। पैसे की अहमियत नहीं, अगर ये इससे इस तरह का मानवता है। हाँ इस तरह के काम करेंगे तो इन्हें समाज में बहुत प्यार मिलेगा। पैसा तो बाई प्रोडक्ट आएगा। बाय प्रोडक्ट ये है, लेकिन इस तरह की चीज़ों से समाज में नाम होता, लोग दुआ देंगे। कई हाँ सैकड़ों साल तक ऐसे लोग याद किए जाते हैं। अब बाकी बिजनेसमैन तो पूरा देश है, अब उसमें क्या किया जाए। बस यही है कि ये हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं कि पढ़े लिखे एमडी डीएम जो भी देश का सबसे उच्च वो कोर्स वो करें और एक सफल डॉक्टर बने, एक कामयाब डॉक्टर बने। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया।